सफेद साड़ी। एक बार की बात है, किसी शहर में रीचा नाम की लड़की अपनी दादी के साथ रहती थी। सालों पहले रीचा के माता पिता का देहांत हो गया था। तब से रीचा की दादी ही उसकी परवरिश कर रही थी। रीचा एक बड़ी एक्टर बनना चाहती थी, इसलिए उसने अपने ही शहर में मौजूद एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। और कॉलेज खत्म होने के बाद रीचा हर शाम थिएटर में जाकर नाटक की प्रैक्टिस किया करती। रीचा, अगले नाटक में तुम्हें विधवा लड़की का रोल करना है। तुम एक सफेद साड़ी का इंतजाम कर लो। कल से तुम्हें सफेद साड़ी पहनकर ही यहाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे नाटक के सभी किरदार लोगों को एकदम वास्तविक लगे। फिर अगले दिन रीचा अपने घर के पास ही एक कपड़े की दुकान में सफेद साड़ी खरीदने पहुंच जाती है, लेकिन उसे वहां सफेद साड़ी नहीं मिलती। परेशान रीचा मार्केट में आगे बढ़ने लगती है। तभी उसकी नज़र फुटपाथ पर कुछ पुराने कपड़े लेकर बैठे एक आदमी पर पड़ती है, जिसके पास एक सफ़ेद साड़ी भी होती है। सफ़ेद साड़ी देखकर रीचा खुश हो जाती है और फौरन उस आदमी को पैसे देकर उससे साड़ी खरीद लेती है। थैंक गॉड ये सफेद साड़ी मिल गई, नहीं तो इतना अच्छा रोल मेरे हाथ से ही निकल जाता। उसी शाम रीचा सफ़ेद साड़ी पहनकर थिएटर में प्रैक्टिस करने पहुंच जाती है। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद, रीचा चल, आज मैं तुझे अपनी गाड़ी में घर छोड़ देती हूँ। रीचा अचानक शालिनी की ओर घूर कर देखने लगती है। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, जा यहाँ से तू। अरे तुझे मेरे साथ नहीं आना तो मत आ, लेकिन इस तरह घूर कर मुझे डरा क्यों रही है? पता नहीं तेरे दिमाग में क्या चलता रहता है। देखते ही देखते सभी लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। उधर रीचा घर जाने के बजाय पैदल चलते हुए एक इमली के पेड़ के पास पहुंचती है और उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाती है और डरावनी आवाज में गाना गाना शुरू कर देती है। दुनिया बनाने वाली क्या तेरे मन में समाई, काहे को तूने दुनिया बनाई। थोड़ी देर के बाद करण और विजय नाम के दो लड़के मोटरसाइकिल पर सवार उस इमली के पेड़ के नीचे आकर रुकते हैं। अरे ले भाई, हम अपने अड्डे पर आ गए। चल 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 चल, जल्दी से दारू की बोतल निकाल। पिछले एक हफ्ते से मैंने दारू नहीं पी, बहुत अजीब सा लग रहा है। अरे हाँ भाई, मेरा भी यही हाल है। चल, आज हम सारी कसर पूरी कर लेंगे। अब वो दोनों वही पेड़ के नीचे जमीन पर बैठकर शराब पीने लगते हैं। तभी पेड़ पर बैठी रीचा एकदम से कूदकर उन दोनों के सामने आ जाती है। अचानक सफेद साड़ी में रीचा को अपने सामने देखकर करण और विजय के होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या, ये लड़की कहाँ से आ गई? अरे कौन है तू? इतनी जल्दी भूल गया मुझे? ठहरो, अभी पता लग जाएगा मैं कौन हूँ। बेकार की बकवास मत कर। देख, हमारा पार्टी टाइम है, तो हमें डिस्टर्ब मत कर। चल जा यहाँ से, निकल। लेकिन रीचा अपनी जगह से टस से मस नहीं होती। ये देख उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों अपने बैग से चाकू निकालकर रीचा को डराना शुरू कर देते हैं। देख, मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ, यहाँ से चली जा, वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। तू हमें नहीं जानती, हम दोनों बहुत खतरनाक हैं। विजय ये बोल ही रहा होता है कि तभी रीचा उसे पकड़कर हवा में उठा लेती है और पूरी ताकत से जमीन पर पड़े पत्थर के ऊपर पटक देती है। अरे हाय 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 हाय, अरे मर गया रे! अरे अरे कोई बचाओ मुझे, बचाओ! विजय का सर पूरी तरह फट चुका था। खून से लथपथ विजय को तड़पते देख करण के डर से होश उड़ जाते हैं। तभी रीचा बड़ी बेरहमी से विजय का सीना चीर कर उसका दिल बाहर निकाल लेती है। अरे अरे ये तूने क्या किया? मेरे दोस्त को मार डाला। हाँ, मार दिया। और अब तेरी बारी। क्या हुआ? आज मुझे देखकर तेरे पसीने छूट रहे हैं? पीछे क्यों हट रहा है? मेरे पास आ। करण डर से पीछे हटते हुए वहां से भागने लगता है। अरे नहीं, मुझे कुछ मत करना। अरे कोई बचाओ मुझे, बचाओ।
एक तरफ करण वहां से भाग खड़ा होता है तो दूसरी तरफ विजय मर चुका होता है, जिसके बाद ऋचा वापस लौट जाती है। अगली सुबह इमली के पेड़ के नीचे विजय की लाश मिलने से पूरे इलाके में दहशत फैल जाती है। बहन, ये हमारे इलाके में क्या हो रहा है? इमली के पेड़ के नीचे उस लड़की की लाश बहुत ही डरावनी हालत में मिली है। लोग कहते हैं कि उसे मार कर उसका दिल निकाल लिया गया है। लगता है कोई खतरनाक हत्यारा हमारे इलाके में आ गया है। मुझे तो घर से निकलने में भी बहुत डर लगता है। क्या बताऊं, मैं भी इसी दहशत में हूँ। इसी तरह चारों तरफ विजय के खून की चर्चा होने लगती है और सभी लोग हत्यारे को पकड़ने के लिए पुलिस वालों पर दबाव डालने लगते हैं। उधर करण घबराहट के मारे औने पौने दाम में अपना घर बेचकर शहर से भागने की कोशिश करने लगता है। शाम को थिएटर में प्रैक्टिस खत्म होने के बाद ऋचा अकेले ही वहां से निकल जाती है। उधर करण अपना बैग लेकर स्टेशन की ओर जा रहा था। कमबख्त, रास्ते में कोई ऑटो भी नहीं मिलता, चारों तरफ अंधेरा हो गया है। मुझे जल्दी स्टेशन पहुंचना होगा। अगर वो लड़की मेरे सामने आ गई तो पक्का आज मैं जिंदा नहीं बचूंगा। करण तेज कदमों से स्टेशन की ओर बढ़ने लगता है। रास्ते में वो एक पुल के ऊपर से गुजर रहा होता है कि तभी अचानक उसके सामने सफेद साड़ी पहने ऋचा आकर खड़ी हो जाती है और वो तुरंत एक हाथ से पकड़कर करण को पुल के नीचे लटका देती है। हे भगवान, अरे कोई मेरी मदद करो। अरे बहन, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ठीक है, मैं तुझे छोड़ देती हूँ। अरे नहीं, ऐसे मत छोड़ना, मैं नीचे गिर जाऊंगा, मेरी मौत हो जाएगी। दया करके मुझे ऊपर खींचो, प्लीज खींच लो ऊपर। लेकिन ऋचा बिना अगले पल का इंतजार किए उसी वक्त करण को पुल से नीचे छोड़ देती है। अरे कोई बचाओ मुझे। हवा में करण की चीख गूंज कोई उठती तो है मदद करो। और वो नीचे जमीन पर जा गिरता है। ऋचा उसी वक्त पुल के ऊपर से छलांग लगाकर करण की छाती पर कूद जाती है, जिस वजह से करण मौके पर ही दम तोड़ देता है। अब ऋचा करण का सीना चीर कर उसका दिल निकाल कर वहीं सड़क पर फेंक देती है और एक डरावनी हंसी हंसते हुए वहां से चली जाती है। पर वहीं कुछ दूर खड़ी ऋचा की दादी की सहेली शांति सारी घटना देख लेती है। ये सब क्या हो रहा है? कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं देख रही? ऋचा भी थी, पर क्यों? शांति चुपचाप ऋचा का पीछा करने लगती है। थोड़ी देर के बाद ऋचा घर पहुंच जाती है और अपनी दादी से बिना कुछ कहे चुपचाप कमरे में जाकर सो जाती है। उधर शांति भी ऋचा की दादी के पास पहुंचकर उन्हें सारी बात बता देती है। हे भगवान, ये तू क्या कह रही है शांति? मेरी मासूम बेटी भला वो किसी का खून कैसे कर सकती है? नहीं, तूने किसी और को देखा होगा, तुझे वहम हुआ होगा शांति। देख, मैं पूरे होशो आवाज में तुझसे बात कर रही हूँ। तेरी पोती ने ही दोनों खून किए हैं, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि आखिर ऋचा ने उन दोनों लड़कों को क्यों मारा। तेरी बातें सुनकर मेरे तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। आखिर मेरी इतनी मासूम और सीधी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है? तो चिंता मत कर, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। पहले हमें ऋचा से मिलकर सच्चाई जाननी होगी। हाँ शांति, मुझे तुझ पर भरोसा है। तू एक अच्छी मनोवैज्ञानिक होने के साथ साथ तंत्र मंत्र भी जानती है। फिर वो दोनों ऋचा के कमरे में पहुंच जाती हैं। ऋचा की दादी बड़े प्यार से ऋचा को नींद से जगाती है। क्या हुआ दादी, आप दोनों मेरे कमरे में? सब ठीक तो है ना? ऋचा बेटी, कई दिनों से मैं एक किताब पढ़ रही हूँ। उस किताब की सारी बातें मेरी समझ में आ गई है। बस एक बार मैं किताब में लिखी हुई बातों पर प्रयोग करके देखना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे एक जवान लड़की की जरूरत है। क्या तुम मेरे प्रयोग में मेरी मदद करोगी? शांति दादी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कर दूंगी मदद। पर क्या आप इसी वक्त प्रयोग करना चाहती हो? हाँ बेटी, दरअसल ना वो प्रयोग रात में ही किया जा सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। बताइए क्या करना है। उसके बाद शांति ऋचा को अपने सामने बिठाकर उससे बातें करने लगती है
उससे अलग अलग सवाल करने लगती है। काफी देर बात करने के बाद शांति समझ जाती है कि ऋचा की दिमागी हालत पूरी तरह ठीक है। लगता है ये कोई भूत प्रेत का चक्कर है। अब मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। अब शांति ऋचा की आंखों में देखकर तरह तरह के मंत्र पढ़ने लगती है कि तभी अचानक एक जोरदार आवाज के साथ ऋचा के कमरे की खिड़की खुल जाती है और अचानक ऋचा के हाव भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। मेरा शक बिल्कुल सही था। आत्मा ऋचा के शरीर में आ चुकी है। सुन आत्मा, कौन है तू और इस मासूम लड़की के जरिए तू लोगों का खून क्यों कर रही है? अब ऋचा की आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं। उसके बाल खुलकर हवा में उड़ने लगते हैं और वो भी अचानक हवा में उड़ने लगती है। मेरा नाम चांदनी है। अपने पति की मौत के बाद मैं किसी तरह लोगों के कपड़े सिलकर अपना गुजारा कर रही थी, लेकिन एक शाम जब मैं घर वापस आ रही थी तो रास्ते में 3 शराबियों ने मुझे घेर लिया और मेरे साथ जबरदस्ती की और सब कुछ करने के बाद उन्होंने मुझे मारकर वहीं जमीन में दफना दिया। मेरी मौत के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। उधर मेरी गैर हाजिर में मेरी पड़ोसन मेरे घर से मेरा सारा सामान चुरा कर ले गए। उसने पुराने सामान के साथ साथ मेरी सफेद साड़ी भी फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले आदमी को बेच दी। जब ऋचा ने मेरी सफेद साड़ी खरीद कर पहनी तो मैं आसानी से उसके शरीर में प्रवेश कर गई और मैंने उन दोनों लड़कों का खात्मा कर दिया। देखो, भगवान के मंत्रों का आह्वान करके मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, तुम इसी वक्त ऋचा का शरीर छोड़कर यहाँ से बहुत दूर चली जाओ, वरना तुम अच्छी तरह जानती हो मंत्रों की शक्ति से हमेशा के लिए तुम्हारा खात्मा किया जा सकता है। इस तरह शांति के डराने पर चांदनी की आत्मा ऋचा का शरीर छोड़कर चली जाती है। उसके बाद शांति उस सफेद साड़ी को बाहर कचरे के ढेर में फेंक देती है। उस दिन के बाद से ऋचा तो ठीक हो जाती है, पर साड़ी अभी भी वहीं होती है, जो कुछ दिनों बाद कचरा चुनती एक भिखारन के हाथ लग जाती है, जो तुरंत उसे उठाकर अपने शरीर पर ओढ़ लेती है। तो मर गए, लेकिन उनका तीसरा साथी अभी भी जिंदा है।